हेलो प्यारे बच्चों, आपका द कंसेप्ट चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण से संबंधित चर्चाएं करें। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, ये जानने से पहले आपको दर्पण से किसी भी प्रकार के प्रकाश किरण का परावर्तन किस प्रकार से होता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ये वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी की सारी बातें समझ में काफ़ी आसानी से आएगी। तो हमारा आज का लेक्चर है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। बहुत सारी स्थितियां हैं, हम लोग उन सभी स्थितियों की चर्चा करेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जब वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, और साथ ही जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। कहने का अर्थ है प्रकृति बड़ा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा या फिर उल्टा होगा। तो इन सभी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे इसमें। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण की पहली स्थिति से। और हम लोग जो पहली स्थिति लेने वाले हैं वो ये है कि हमारा जो वस्तु है वह अनंत पर स्थित है, दर्पण से काफी अधिक दूरी पर स्थित है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं स्थिति 1। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो सबसे पहले हम लोग को एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। ये देखिए हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण को हमने यहाँ पे बना लिया। और हम लोग जानते हैं किसी भी दर्पण को प्रदर्शित करने का तरीका कि हम लोग उसका पहले नामकरण कर देंगे। ये हमारा MN एक अवतल दर्पण हो गया। और फिर इस दर्पण पे जो है हम लोग खींचेंगे एक मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष उस रेखा को कहते हैं जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरे। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। इस दर्पण का मुख्य फोकस जो है हमेशा सेंटर और पोल के बीच में होता है। तो चलिए, जब वस्तु अनंत पर होती है तो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो भी आने वाली प्रकाश किरण है वह हमेशा ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर होती है। पॉइंट नंबर 1, यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरण हमेशा इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, हमारा चूंकि वस्तु अनंत पे है, और दूसरा नंबर पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार के वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए, चाहे वस्तु कहीं भी रख दें, किसी प्रकार के वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरण को लेना जरूरी है। कम से कम कितने प्रकाश किरण को लेना जरूरी है? तो 2 प्रकाश किरण को लेना जरूरी है। तो आइए हम लोग लेते हैं। तो एक प्रकाश किरण देखिए इस प्रकार से चलकर आया, चूंकि वस्तु अनंत पर है तो हमने इस प्रकाश किरण को कहाँ ले लिया, तो मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया। एक दूसरा प्रकाश किरण लेना है, तो ये देखिए मान लेते हैं एक और प्रकाश किरण है जो कि अनंत पे रखी हुई वस्तु से है, चल करके आ रही है, तो यह भी मुख्य अक्ष के समानांतर आ गई। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस को काटते हुए जाती है। देखिए कुछ इस प्रकार से जाएगी, ये देखिए मुख्य फोकस को काट करके चलिए, मुख्य फोकस को काटते हुए जाए। तो यानी कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब का परिभाषा यही कहता है कि जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेगी या काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को जो है हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यदि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्थान लिखते हैं, कहाँ बनेगा। स्थान की बात करें
तो स्थान बनेगा मुख्य फोकस पे। स्थान जो है वह कहाँ है? मुख्य फोकस पे। और यदि प्रकृति की बात की जाए, प्रकृति की बात की जाए तो यदि कोई बहुत बड़ी वस्तु है तो कितना हो बड़ा वस्तु रहेगा, उससे चलकर आने वाली प्रकाश किरणें हमारे दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर होगा। और जब दूसरे को कट करेगा तो एक पॉइंट पर कट करेगा, और पॉइंट पे कट करने का मतलब है कि प्रतिबिंब एकदम छुटकू सा बनेगा, बहुत छोटा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत छोटा हो, वस्तु से बहुत छोटा हो। और चूंकि यहाँ पे जो भी परावर्तित किरणें हैं वो वास्तविक में काट रही है, वो रियली में एक दूसरे को काट रही है, तो बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा। और चूंकि प्रतिबिंब बहुत ज्यादा छोटा है तो सीधा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा, इसकी चर्चा करना सही नहीं है। हालांकि जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उल्टा ही होता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से इसको याद रखिए कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। और उसकी प्रकृति के बारे में यदि बात करेंगे तो प्रकृति जो होगी वस्तु से बहुत छोटा होगा, और साथ ही वह जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो ये था हमारा स्थिति नंबर 1। अब हम लोग जो है यहाँ पे लेने वाले हैं स्थिति नंबर 2। तो स्थिति 2 की जब बात करते हैं तो स्थिति 2 में आता है जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच, सी के बीच हो। सी मतलब क्या आ गया? सी मतलब हो गया, एक मिनट, सी का मतलब हो गया वक्रता केंद्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? तो फिर से हम लोग यहाँ पे स्थिति हमारा 2 है। एक अवतल दर्पण लेंगे, इस अवतल दर्पण का सबसे पहले इस प्रकार से पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद इसको एक नाम देंगे कि एमएन एक अवतल दर्पण है। और फिर एक इस प्रकार से मुख्य अक्ष को खींचेंगे, मुख्य अक्ष पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा मुख्य फोकस, और इस पोल को दर्शाया जाता है। अब अनंत और सी के बीच कहीं रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, बाहर रख दो, कहीं रख दो, आंसर हम लोग का सेम आना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है, और हमने यह भी जाना था कि जब हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, यानी कि वैसा ऑप्टिक्स जिसमें रे का प्रयोग किया जाए, लाइनों का प्रयोग किया जाए, तो उस स्थिति में हम लोग वस्तु को एक तीर के रूप में दर्शाते हैं, जो कि यहाँ पे हमने तीर का प्रयोग किया है। तो अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो जब इसका प्रतिबिंब बनाना है तो हम लोग को कम से कम 2 प्रकाश किरण चाहिए, और आप कोई सा भी 2 प्रकाश किरण यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 2 प्रकाश किरण लेते हैं। पहला प्रकाश किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर देखिए इस प्रकार से चल के आई एक आपतित किरण, और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के जाएगी? मुख्य फोकस से। ये हो गया पहला प्रकाश किरण, कम से कम 2 चाहिए। अब दूसरा कहाँ से गुजारे गुजारे तो वक्रता केंद्र से भी गुजार सकते हैं, पोल से भी गुजार सकते हैं, फोकस से भी गुजार सकते हैं, कहीं से गुजार सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो चलिए आप दूसरे पॉइंट से गुजार के चेक के कर लीजिएगा, हर बार जो है आंसर यहाँ पे हमारा सेम आएगा। तो जब सेंटर से होके जाती है तो हम लोग पढ़े थे कि कोई भी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के परिधि को मिलाता है वह अभिलंब की तरफ व्यवहार करता है, और अभिलंब पर आने वाली प्रकाश किरणें जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो यह जो प्रकाश किरण होगा जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस बिंदु पे जो है, यहाँ पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यदि इस वस्तु का नाम ए बी है तो इसका नाम मान लो ए डैश बी डैश रख देते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, ये हमारा वस्तु हो गया। अब बन कहाँ रहा है? तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तब देखिए प्रतिबिंब जो है हमारा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, कॉमा, मुख्य फोकस के बीच बनेगा।
अब थोड़ा प्रकृति पे ध्यान देते हैं कि यह जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से किस प्रकार अलग है। तो यदि ध्यान से देखें तो मेरा वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा है। प्रतिबिंब जो है वस्तु से थोड़ा सा छोटा, तो लिखेंगे वस्तु से छोटा होगा। उल्टा है, सीधी सी बात है। इसका तीर का चिन्ह ऊपर की ओर, इसका तीर का चिन्ह नीचे की ओर, तो प्रतिबिंब उल्टा, तो वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा। अब वास्तविक है कि काल्पनिक है ये बताइए। बिल्कुल वास्तविक है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों का दोनों आपतित किरणें हैं एक दूसरे को सही में काट रही है। हम लोग को जबरदस्ती कटवाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। तो उल्टा तथा वास्तविक बने बनेगा। तो ये हुआ हमारा दूसरा स्थिति, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तब प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और तथा वास्तविक बनता है। तो अब हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे स्थिति नंबर 3। और फिर से जो है इस वस्तु को अब जो है पहले अनंत पे था, अनंत पर से खिसकाए तो अनंत और सी के बीच आ गया। अब फिर से खिसकाते 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 इसको लेके आएंगे सी पर, यानी कि जब तीसरा जो स्थिति होगा वो कहाँ रखेंगे हम लोग वस्तु को, तो वस्तु को रखेंगे सी पर। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। यानी कि जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर, तो हमारी जो तीसरी स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी पर हो। तो फिर से एक अवतल दर्पण बनाएंगे, इस दर्पण का नामकरण करेंगे एम एन, फिर इसका एक मुख्य अक्ष देंगे, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर, ये हो गया मुख्य फोकस एफ। और सेंटर पे जो इस प्रकार वस्तु को हम लोग रख दिए। तो फिर से दो प्रकाश किरण, तो हमने एक प्रकाश किरण लिया जो मुख्य अक्ष के समानांतर आया, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा। अब देखिए जिस पॉइंट पे वस्तु रखे हुए हैं उस पॉइंट से तो हम लोग प्रकाश किरण को गुजार नहीं सकते, तो कहाँ कहाँ से गुजार सकते हैं, तो गुजार सकते हैं फोकस से और गुजार सकते हैं पोल से। फोकस से गुजरेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, और यदि पोल से गुजरेगा तो जिस एंगल के साथ, जिस कोण के साथ यह मुख्य अक्ष के साथ बनाते हुए आएगी उसी कोण के साथ जो है यह क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोनों में से किसी पॉइंट से आप लेकर के बना सकते हैं। हम यहाँ पे किसी एक पॉइंट से गुजारेंगे, मान लो फोकस से गुजारते हैं। इस प्रकार से हमने फोकस से गुजारा, तो फोकस से गुजारने पे क्या होता है कि यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। कुछ देखिए इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब इस प्रकार से। तो देखिए, तो जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु के बराबर बनता है। हालांकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा वस्तु छोटा हो गया और प्रतिबिंब बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रतिबिंब और वस्तु जो है दोनों को दोनों आप यदि आप सही तरीके से मेजरमेंट करके बनाइएगा, एफ को ठीक बीच में लीजिएगा, लाइन को यदि सीधा खींचिएगा तो हमेशा जो है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों का दोनों समान आएगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर कॉमा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा या फिर बनता। तो ये हो गया हमारा स्थिति नंबर 3। अब जो है इस वस्तु को थोड़ा सा और आगे खिसकाएंगे और खिसका करके जो है इसको सेंटर और फोकस के बीच में लाएंगे। तो हमारा जो चौथा स्थिति हो जाएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो आइए देख लेते हैं इस स्थिति को। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा एफ के बीच हो, तो फिर से एक अवतल दर्पण बनाएंगे इस प्रकार से और इसका नामकरण कर देंगे कि ये हमारा एम एन एक अवतल दर्पण हो गया।
ये देखिए, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा फोकस एफ, बीच में यहाँ पे देखिए कहीं हमने वस्तु को रखा। तो जब बीच में वस्तु को रखेंगे तो फिर से हमें दो प्रकाश किरण लेना पड़ेगा। एक प्रकाश किरण हमने लिया जो मुख्य अक्ष के समानांतर है और दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए इस प्रकार से फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरा प्रकाश किरण मान लो हमने पोल से ले लिया, और जब पोल से लेंगे तो जिस कोण के साथ आती है उसी कोण के साथ यह वापस चली जाएगी, कुछ यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है। कहाँ पे कट कर रही है? तो यह जो एक दूसरे को कट कर रही है देखिए सी के बाहर, यानी कि इधर कहीं अनंत है और ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो जब वस्तु को हम लोग सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, कॉमा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 4। अब इस वस्तु को खिसकाते हुए फिर से एफ पर लेके चलाते हैं। जब मुख्य फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? तो आइए हम लोग अपना पांचवा स्थिति भी देख लेते हैं कि जब वस्तु को एफ पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, तो हमारा स्थिति नंबर है 5। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। तो ये देखिए, ये हुआ हमारा अवतल दर्पण, इसका नाम हमने दे दिया एम एन। ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर, और हमने यहाँ पे जो है वस्तु को रख दिया। तो जब हमने वस्तु को यहाँ पे रखा तो फिर से हमें दो प्रकाश किरण लेना पड़ेगा। एक प्रकाश किरण को मान लीजिए हमने लिया मुख्य अक्ष के समानांतर, तो यह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा प्रकाश किरण मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ से पोल से, तो जिस कोण से आया है उसी कोण से यह वापस चली जाएगी। अब देखिए यहाँ ये दोनों परावर्तित किरणें जो है एक दूसरे के समांतर हो गई। तो यहाँ से एक चीज और हमें याद रखनी पड़ेगी कि दो समांतर प्रकाश किरणें जो है एक दूसरे को अनंत पर काटती है, इन्फिनिटी पे। रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है नहीं, कभी भी दो समानांतर प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती नहीं है। लेकिन ऐसा मान लिया गया है कि यदि हम इसको बढ़ाते जाएं इन्फिनिटी तक चले जाएं, जो कि कभी आएगा नहीं, इन्फिनिटी कभी आने वाला है नहीं, तो मान लिया गया है कि यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इन्फिनिटी पे काटेंगे। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि जब मुख्य फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है अनंत पर होगा, और जितना दूर ये एक दूसरे को जाके काटेगी प्रतिबिंब जो है उतना ही बड़ा बनता जाएगा, उतना ही बड़ा जो है बनता जाएगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर, कौन, वास्तविक, चूंकि हम लोग मान चुके हैं कि एक दूसरे को काटती ही है अनंत पे, तो जब काटेगी ही तो वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा होगा, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये था हमारा केस नंबर 5। तो एक और अंतिम केस बचा हुआ है, जब इस वस्तु को हम लोग एफ और पी के बीच में लेके चले जाएं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग अपना लास्ट केस, केस नंबर 5। केस नंबर 5, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। अब इस कंडीशन को जो हम लोग याद रखेंगे कि जब
अवतल दर्पण का जब हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे तो वहां पे जो है इस केस का बहुत ज्यादा हम लोग उपयोग करने वाले हैं, तो इस केस को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए हमारे पास ये हो गया एक अवतल दर्पण, हमने इसका नाम दे दिया कि इसका नाम एमएन है, और हमने खींच दिया इसका एक मुख्य अक्ष, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया फोकस, और हमने वस्तु को रखा है यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में, मतलब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा है। हमें दो प्रकाश किरण को लेना। तो पहला प्रकाश किरण चलिए ले लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर लाए, और मुख्य अक्ष के समानांतर जब लेकर के आते हैं तो यह दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के जाएगा बच्चों, तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। और जब दूसरा प्रकाश किरण हम लोग यहाँ देखिए पोल से गुजारते हैं तो जितना कोण से आता है उतना ही कोण से जो है यह वापस इस प्रकार से चला जाता है। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दोनों परावर्तित किरणों के बीच की दूरी देखिए, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है, मतलब इसको बढ़ाते हुए अनंत पद तक भी लेके चल जाएंगे तो एक दूसरे को नहीं काटेगी। यानी कि जब रेखाएं समानांतर नहीं होती है तब कितना हो बढ़ा लो, अनंत पर चल जाओ तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करने वाले। तब क्या होगा, तब इस स्थिति में हम लोग जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़े थे कि जब इस प्रकार की कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम लोग परावर्तित किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक परावर्तित किरण ये है, तो इसको हमने क्या किया, दर्पण के पीछे बढ़ाया, इस प्रकार से बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। दूसरा देखिए परावर्तित किरण ये है, इसको भी पीछे बढ़ाते हैं, तो बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ये देखिए इस पॉइंट पे जो है कट कर दिया, तो इस पॉइंट पे कट किया, तो क्या इसने रियल में कट किया, तो नहीं, वास्तविक में इसने कट नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया कि इसको कट करवाया। चूंकि आगे या कभी कट नहीं करता तो हमने क्या किया कि इस प्रकाश किरण को पीछे खींच करके एक दूसरे को कट करवाया, जबरदस्ती कट करवाया। तो ये वर्चुअल रूप से एक दूसरे को कट कर रहे हैं, काल्पनिक रूप से एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और देखिए जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था सबका सब उल्टा था, और जैसे ही यहाँ पे देखिए आभासी प्रतिबिंब बना है तो फट से ये सीधा हो गया। तो एक पॉइंट और याद हम लोग रखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है, उल्टा। तो चलिए इसकी थोड़ी प्रकृति देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे कॉमा, बात करें तो काल्पनिक होगा या आभासी होगा, आभासी, इसी को हम लोग काल्पनिक के नाम से भी जानते हैं, कॉमा आभासी बनेगा कॉमा। और यदि बात करें तो सीधी तथा वस्तु से बड़ी बनेगी। तो ये जो है हमारा छठा स्थिति था जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। तो ये था हमारा आज का क्लास कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए तथा हमसे जुड़े रहिए।